इस मंच के माध्यम से मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, यहाँ पे उपस्थित मंच पे बैठे हुए इंडिया गठबंधन के सभी दलों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने सभी सहयोगी सम्मानित पार्टियों के, जिले के, विधानसभा के, मंडल जोन के, सेक्टर के, बूथ के सभी उपस्थित सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथीगण, हमारी माताएं बहनें, सम्मानित साथियों, काफी देर से आप सभी लोग इस चुनाव के अवसर पर इस मंच से तमाम सम्मानित लोगों के उद्बोधन को आप सभी लोगों ने सुना है, विचारों को आप सभी लोगों ने सुना है। और ऐसा नहीं है कि ये विचार मात्र इस मंच पर रखे जा रहे हैं। इस तरह के विचार हर चट्टी चौराहे पे, हर घर में जहां 2-4 लोग इकट्ठा बैठे हैं, लोकतंत्र और लोकतंत्र व्यवस्था के साथ जो प्रदेश और केंद्र में हुकूमत और सरकार चल रही है, उसकी कार्यशैली की, उसकी कार्यगुजारी की सिलसिलेवार, बिंदुवार एक एक चीज की गहराई से चर्चा हो रही है। मैं यहां पर उस बिंदु पे भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन का मुझे लोकसभा का उम्मीदवार और प्रत्याशी बनाया गया है, और जो प्रत्याशी होता है, जितने दलों के प्रत्याशी होते हैं, चुनाव लड़ने वालों में से हर कोई जीत के नहीं जाता है। जीत किसी एक ही व्यक्ति के हिस्से में आती है, और जो जीत के जाता है उसकी जिम्मेदारी क्षेत्र के प्रति, क्षेत्र की जनता के प्रति क्या बनती है। मैं बहुत संक्षेप में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। मुझे लोकसभा का प्रत्याशी 4थी बार बनाया गया है। आप सभी लोगों की जानकारी में है, लोकसभा का पहला चुनाव मैं विधायक रहते वर्ष 2004 में लड़ा था, बांसगांव विधानसभा क्षेत्र से। मात्र 13,000 कुछ वोटों से मैं चुनाव हारा था। 2004 में मैं विधायक था, विधायक रहते मुझे चुनाव लड़ाया गया था। पुराने परिसीमन के हिसाब से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था। दूसरी बार नए परिसीमन के बाद मुझे 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला था, और ये बैठक रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। यही बगल में, खजुहार के बगल में, हमारे सम्मानित सहयोगी श्री मोतीलाल जायसवाल जी ने अपना पूरा शानदार मकान मेरे रहने के लिए वर्ष 2012 से ही दे रखा था।
2.5 साल इस रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में रह करके इस नगर का कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में सदा प्रसाद न पहुंचा हो, और इस विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर सदा प्रसाद न पहुंचा हो। क्योंकि 2014 का चुनाव लड़ने के लिए 2.5 साल पहले 2012 में मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बना करके भेजा गया था। जिस तरह से मैं इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में रचने बसने का प्रयास करता था, यहां से बरहज भी पहुंचना मेरे लिए नजदीक रहता था। रात में यही प्रवास करते थे, यहीं से निकल करके जाते थे। और बरहज में भी भलवनी में बाबू अवधेश जी ने अपना पूरा ठिकाना मुझे दे दिया था। वहां भी मेरा डेरा पड़ता था। वहां से बरहज के लोगों के बीच भी मैं रचने बसने का काम करता था। बड़े भाई सीताराम यादव जी मंच पे मौजूद हैं। कौड़ी राम ठीक डाक बंगले के पीछे ये जो बाईपास निकला है, मेरा खुद संसदीय क्षेत्र का मुख्य कार्यालय कौड़ीराम में मेरा स्थायी ठिकाना था। इन दोनों जगह से हटता था तो अपने अस्थायी कार्यालय में कौड़ीराम में मैं जाकर के निवास करता था। लेकिन 14 का चुनाव में लड़ा और 19 के चुनाव से पहले वो पूरा कार्यालय मेरा, ये जो बाईपास कौड़ीराम से निकला, मेरा पूरा कार्यालय 4 लेन में निकल गया। अब कार्यालय के नाम पे 4 लेन के किनारे मात्र कहीं 5 फीट जमीन बची हुई है मेरी, कहीं 3 फीट, कहीं 4 फीट जमीन बची हुई है, मेरे किसी उपयोग लायक नहीं है। लेकिन उसका अच्छा खासा मुझे मुआवजा मिला था। मैं जिक्र कर रहा था, नए प्रशीमन के बाद दूसरा चुनाव मैं 2014 का लड़ा और तीसरा चुनाव 2019 में लड़ा। इससे पहले जो तीनों चुनाव में लड़ा, 2004 का, 2014 का, 2019 का, बहुत ही अच्छे मत मिले। आप सभी लोगों को भी एहसास होगा, मुझे भी एहसास था। इससे पहले तीनों चुनाव जो हुए थे, 2004 में भी ऐसा लग रहा था कि जनता आशीर्वाद देकर के बम्पर वोटों से जिताने जा रही है। 2014 में भी ऐसा लग रहा था कि आप सभी लोगों के माध्यम से जनता भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है। 2019 में भी ऐसा रहा। लेकिन मैं आप सभी लोगों को अदब से बताना चाहता हूं, चुनाव कैसे मैं हारा, चुनाव कैसे हराया गया। जो लोग मेरा सहयोग करना चाहते हैं, जो लोग मेरी मदद में लगे हुए हैं, इस पेचीदगी को भी समझना पड़ेगा। 10 सालों से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनके चोटी के राष्ट्रीय नेताओं को पता चल गया, उन लोगों को पता चल गया था कि बांसगांव संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता
जनादेश उनके खिलाफ देने जा रही है और सदल प्रसाद के पक्ष में देने जा रही है। हुआ क्या, आपको याद होगा माननीय राजनाथ सिंह जी के हेलीकॉप्टर संसदीय क्षेत्र में कहां उतरे थे। आपको याद होगा आज जो हम लोग के बीच में माननीय सुषमा स्वराज जी नहीं है, उनके हेलीकॉप्टर कहां उतरे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, माननीय कल्याण सिंह जी के हेलीकॉप्टर कहां इस संसदीय क्षेत्र में उतरे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारे जनपद के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर डेली संसदीय क्षेत्र में उतरा करते थे। ये न आपसे छिपा हुआ न मुझसे छिपा हुआ। अंत में क्या होता है 14 में और 19 में, इस देश का बहुरूपिया प्रधानमंत्री जो कहता है मेरा 56 इंच का सीना है, जिसका तकिया कलाम है झूठ पर झूठ बोलो, झूठ सुबह शाम बोलो, झूठ दिन रात बोलो, लोगों के बीच में झूठ दहाड़ करके बोलो। जब ये बात इस बहुरूपीय प्रधानमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को पता चला, तो जो 10 किलो के बीच में एक सभा किया करता था, इस संसदीय क्षेत्र बांसगांव में नाथ बाबा की तपोभूमि पर 14 में भी करना पड़ा और 19 में भी करना पड़ा। किस तरह से उसने साम दाम दंड भेद का सहारा लिया और जो तमाम लोग जो मुझे आशीर्वाद देने का, सहयोग करने का संकल्प ले लिए थे, उस संकल्प को कैसे 48 घंटे में तोड़ा गया, मैं बहुत अदब के साथ आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं। मेरा इशारा आप सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत कठिन है, ये जो 2024 का चुनाव है, ये आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अरविंद केजरीवाल साहब, ये जो चोटी के राष्ट्रीय नेता हैं और तमाम 27 दलों का जिनका क्षेत्रीय स्तर पर पहचान है, इन सारे नेताओं का इन सारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए और मंच पे बैठे हुए और जितने भी आप सभी लोग सहयोग करने वाले लोग हैं, हम सभी लोगों के लिए 2024 का चुनाव जीवन और मरण का चुनाव है। मैंने कहा ये आसान चुनाव नहीं है, क्योंकि हमें और आपको लड़ाई झूठ बोलने वाले से लड़नी है, हमें और आपको फरेबी से लड़ना है, जो पूरे देश के लोगों को बहुरूपिया बन करके गुमराह करने का काम करता है। कभी समुद्र के नीचे तक चला जाता है, कभी मंदिर के गुफा में बैठ करके देश के लोगों को छलने का कार्य करता है। उसके सारे पेचीदगी से, उसके सारे तौर तरीकों से सावधान रहना है और इस
मंच के माध्यम से सम्मानित जिलाध्यक्ष जी लोग मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूं पिछले महीने की 19 तारीख में होली से पहले उनका पहला पैकेज वितरित हो चुका है। जिनसे लड़ना है, जो संगठन का तौर तरीका है पता लगा लीजिए। उनके बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं, 1,000 रुपया बख्शीश दिया गया होली से पहले। उनके जो मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, 5-5 हजार रुपया दिया गया है। इससे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, उनको 25-25 हजार रुपया दिया गया है। और हर बूथ तक ये संदेश दिया गया है, ये होली से पहले की आपकी और हमारी होली से पूर्व की ये पहली मुलाकात है। अभी हमारी इस तरह की कई मुलाकात होगी। आप सभी लोग मददगार, मेरे सहयोगी हैं। इस पेचीदगी को दिल दिमाग में रख करके विधानसभा में कदम रखना है, मंडल और सेक्टर में कदम रखना है, बूथ तक अपने राष्ट्रीय नेताओं के पैगाम को लेकर के जाना है। ये बात बताना मैं उचित समझ रहा था। अब 3 बार मैं हारा और 3 बार जिसने मुझे हराया वो किस लिए चुनाव जीत करके जाता है? इस देश की पार्लियामेंट में, इस देश की संसद में किस लिए जाता है? आप जानते भी हैं, फिर भी मैं बताना अपना फर्ज और कर्तव्य समझता हूं। पूरे देश का कैसे विकास होगा? पूरे देश का रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, यही समस्याएं हैं। अगर ये सारी समस्याएं हल हो जाए, फिर किसी प्रकार का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इनमें से कोई इनके दिमाग में मार पड़ती है तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क। रोटी के बगैर इंसान का जीवन दुर्भर हो जाएगा। कपड़ा यदि नहीं है तो इंसान बेपर्दा हो जाएगा। मकान नहीं है तो दूसरे के सामने किस तरह से उसको नजरें झुका करके बात करनी पड़ती है, ये आपने देखा होगा। और जिनका मकान शानदार होता है, वो कितना सर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके खुद आपकी तरफ देखते हैं, एक बार अपनी हवेली की तरफ देखते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जो अभाव की जिंदगी में अपने बेटी बेटा को नहीं पढ़ा पाता है, उसके जेहन और चेहरे पे क्या गुजरती है। स्वास्थ्य, कोई दवा के अभाव में जिसके घर के लोग साथ छोड़ देते हैं, खत्म हो जाते हैं, हम आप उनके घरों में जाकर के उनके दर्द का एहसास कर सकते हैं। पानी, जो लोग पानी के लिए तरसते हैं, पीने का सही पानी नहीं है, और आने वाले दिनों में पूरे दुनिया में पानी को लेकर के ही बहुत बड़ी लड़ाई होनी है। बिजली, जिन लोगों के घरों में बिजली है कहने के लिए,
से पंखा नहीं चल पाता है, ठीक से रोशनी नहीं आ पाती है। सड़क का अभाव कब महसूस होता है? जब हम अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं, जब बिटिया की विदाई करनी रहती है। अब डोली का जमाना चला गया, जब दरवाजे तक गाड़ी नहीं आ पाती है तो उस बेटी के माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता है, इसका एहसास कर लीजिएगा। जनप्रतिनिधि का जो दायित्व बनता है, इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाना। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, इसके अलावा देश में कोई समस्या नहीं है। पानी का, जिस तरह से पानी की आवश्यकता हमें और आपको है, उसी तरह से पानी की जरूरत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए भी उसी पानी की जरूरत है। और जहां जहां नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की व्यवस्था हो गई है, वहां के किसान खुशहाल हैं, वहां हरियाली और खुशहाली देखने को मिलती है। हर साल रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, सड़क को लेकर योजनाएं बनती हैं। पूरे देश में 543 सांसद हैं और ऐसा नहीं होता है कि जो वहां बजट होगा तो उसमें बांसगांव संसदीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाएगा, उसको भूल जाएगा। अगर सरकार भूल रही है तो जनप्रतिनिधि इसीलिए चुन करके जाते हैं कि इस बजट में संसदीय क्षेत्र बांसगांव का हिस्सा क्या बनता है, हमको क्या मिल रहा है, इसी के लिए उस सदन में आवाज बुलंद की जाती है, जनता की भावना को रखा जाता है और माननीय अध्यक्ष की पीठ से व्यवस्था होती है। वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, वहां राजधर्म का पालन होता है। लेकिन हमको जो 3 बार से हरा रहे हैं, सदन में पहुंचने के बाद जिन समस्याओं की ओर मैंने इशारा किया, किस समस्या के क्षेत्र में उन्होंने पुरजोर आवाज किया, अगर इस सवाल का जवाब आपके पास में हो तो जरूर मुझे बताइएगा। अगर इस सवाल का जवाब जो चौथी बार सांसद होने का सपना देख रहे हैं वर्तमान सांसद महोदय, तो इस सवाल को हर चट्टी चौराहे पे और बूथ तक ले जाना होगा और ये सवाल पूरे संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है और किया भी जाना चाहिए। मेरा इशारा आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज संसद का चुनाव हो रहा है, मैं संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं। विधानसभा में भी कोई विधायक है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है और जो यहां से माननीय विधायक भी हैं, पहली बार विधायक नहीं है, इस बार भी विधायक है। इससे पहले 5 साल मिनिस्टर थे, इससे पहले भी मिनिस्टर रहे, उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। ये जितनी समस्याएं हैं, ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, क्षेत्र है, द्वाबा का इलाका है, तमाम नदियों से घिरा हुआ है, बाढ़ की विभीषिका हर साल झेलता है। बाढ़ के दिनों में ये पीड़िता का मतलब इधर वो डैमेज हुआ
पुरसाहार देने वाला नहीं है। बाढ़ के दिनों में रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में और बरहट विधानसभा क्षेत्र में और पूरे संसदीय क्षेत्र में चुनाव हारने के बावजूद भी मैं अपना नैतिक दायित्व समझ करके लगभग सभी लोगों के बीच में गया था। हर पीड़ित की भावना को सुनने और समझने का काम किया था और सदर प्रसाद से जो कुछ भी संभव था पूरी ईमानदारी से अपनी शक्ति भक्ति से लोगों के बीच रचने और बसने का कार्य किया। जिस सवाल के जवाब की तरफ मैंने इशारा किया, सांसद महोदय के लिए वर्तमान विधायक भी इससे वंचित नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने भी मंत्री पद पर रहकर के काम किया है। मंत्री होने के बाद असीमित पावर मिलते हैं, असीमित अधिकार मिलते हैं। विधायक रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए मैंने 5 गांव विधानसभा क्षेत्र में क्या किया, मैं अपने जुबान से नहीं कहना चाहता हूं। उस क्षेत्र में आप सभी लोगों के अपने लोग होंगे, नातवात रिश्तेदार होंगे। इस सवाल का जवाब आप लोग उन लोगों से मिलेंगे। मैं इसका जवाब इतना ही देना चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी से विधायक रहते, मंत्री रहते, क्षेत्र और क्षेत्र की जनता के प्रति और क्षेत्र की समस्याओं के प्रति मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ राजधर्म को मैंने निभाने का काम किया है। ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। चौखंबा राज की परिकल्पना यही की गई थी। जो दीवार 4 खंभों पर खड़ी होती है वो बुनियाद अस्थायी होती है, स्थिर होती है। और इसमें चौखंबा राज में कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पंचायती राज, ये चारों जो इसके पिलर हैं, ये सब अपनी जगह पर यदि अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो जनता खुशहाल रहेगी। सबकी कोई न कोई जिम्मेदारी मिली है। गांव सभा में जो प्रतिनिधित्व करता है, गांव को कैसे उन्नत के शिखर पर लेना है, बीडीसी जो होता है, ब्लॉक स्तर पर जो कार्य योजनाएं बनती हैं, उसके गांव में एक दूसरे गांव के संपर्क मार्ग से कैसे जोड़ा जा सकता है। जिला पंचायत सदस्य होते हैं, 2-4 गांवों के बीच में लंबे बजट की योजनाओं को कैसे सीसी रोड, डामर रोड के माध्यम से उतारा जा सकता है। बड़े पैमाने पे विधायक को कैसे विकास के आयाम से जोड़ा जा सकता है। और मेरे जैसा आदमी जब सांसद होकर के इस देश की पार्लियामेंट में जाएगा तो सबसे बड़ी योजनाएं हैं, उसको कैसे संसदीय क्षेत्र में लाया जाता है, इसके लिए भेजा जाता है। इस पेज को हमें और आपको समझ लेना चाहिए। मैंने अपनी बात रखने में कुछ अतीत की बातों की तरफ, जो लोग 15 साल से अपने पद पर रह करके इस संसदीय क्षेत्र बांसगांव में जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, आज जवाब देने की स्थिति किसी की नहीं बन रही है। ऐसे अवसर पर
इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो मुझे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है, अगले महीने की 7 तारीख से अंतिम चरण के पर्चा दाखिला की शुरुआत होगी। 14 तारीख तक पर्चा दाखिला चलेगा और 16 मई से विधिवत प्रचार का लाउड स्पीकर के माध्यम से शुभारंभ हो जाएगा। और आपको पता है, पहले का जमाना गया, अब अधिक से अधिक 3 लाउड स्पीकर को ही पूरे संसदीय क्षेत्र में घूमना है। जो आज आपके रास्ते में एक बार गुजर गया तो फिर दूसरे या तीसरे दिन सुनाई देगा, दिखाई देगा। पहले क्या प्रचार तंत्र था, सब चीज को उसको हटाया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। इस नाते पहले का जो तौर तरीका था, नेता जनता के बीच में जाकर एक एक बात को रख करके समझा देते थे। इस मंच पे बैठे हुए, आप सामने बैठे हुए जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जनता के बीच में ठीक से जाकर समझा न सके, चुनाव को एकदम बिल्कुल 15 दिनों के अंदर में ही संपन्न कराए जाने की व्यवस्था, वो सब जगह पहुंच जाए, हम आप कहीं न पहुंच पाए, ये उनकी जो तिकड़म है, इसको हमें और आपको ठीक ढंग से समझना होगा। और 10 सालों से ये जो झूठ बोलने वाले लोगों की सरकार चल रही है, अगले महीने में 10 साल पूरा होगा और पूरे देश की जनता और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोग भली बात समझ गए हैं। और समझ करके सभी लोगों ने कुछ अंदर ही अंतर्मन से मन बना लिया है, फैसला बना लिया है कि 2024 के चुनाव में हमें क्या करना है। जो लोग तीसरी बार सरकार बनाने का केंद्र में सपना देख रहे हैं कि 2 बार सरकार हम झूठ बोल करके, विश्व गुरु बन करके, फरेब करके हमने 10 साल सरकार चला लिया, और तीसरी बार जो हमारी सोच है उसका 100 साल पूरा होने जा रहा है। 100 साल पूरा होने जा रहा है 2025 में। 2025 का भारत क्या होगा? 2025 में इस 2024 का लोकसभा चुनाव होगा जो हो रहा है। तीसरी बार यदि ये जीत करके जाते हैं तो 2025 में ये जो शताब्दी वर्ष मनाएंगे, 100 साल पूरा होने में, उसमें इनका ख्वाब क्या है, उसमें ये इनका सपना क्या है, हमें आपको ठीक ढंग से समझ लेना है। 2025 में 100 साल पूरा होगा, 100 घटा दीजिएगा तो 1925 हो गया। 2025 में से 100 घटा दीजिए तो 1925 हो गया। 1925 में ये देश अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था। आजादी मिली 1947 में। आजादी की सुगबुगाहट पूरे देश के कोने कोने में होने लगी, और जब ये भारतीय जनता पार्टी संघ के लोगों को जब ये पता चला कि आजाद भारत कैसा होगा, जब उनको पता चला कि जो हमेशा दबाए गए थे, सताए गए थे, उनका दिन बहुरेगा, जो अभाव की जिंदगी जी रहे थे वो भाव की जिंदगी में तब्दील होगा, जो इस मुल्क की व्यवस्था थी, कोई खाते खाते मर रहा है, कोई खाए बगैर मर रहा है, ये अंतर समाप्त होगा। और जब देश आजाद होगा तो इस देश का अलग विधान होगा, अलग संविधान होगा। जिस व्यवस्था से पहले संचालित होते थे
वो व्यवस्था समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी जिससे देश को खुशहाली के रास्ते पर लाया जा सके। जिन लोगों का 100 साल पूरा होने जा रहा है 2025 में, इन लोगों ने क्या कहा था कि ऐसी गुलामी, ऐसी आजादी से तो अंग्रेजों की गुलामी ही हमारे लिए बेहतर है। ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। किस देश में जो दबाए गए थे, सताए गए थे, जो पछाड़े गए थे, उनको ऊपर उठा दिया है। ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। उनका 100 साल पूरा होने जा रहा है 2025 में, और 2025 में जब ये 24 में उनकी सरकार की सही बात वापस जाएगी तो क्या ख्वाब और सपना देख रहे हैं। पहले इस देश में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, हाथी, घोड़ा, ऊंट, विष और अमृत भी मिला था। जिसके हिस्से में अमृत गया, गुलामी के दिनों में भी और आजादी के दिनों में भी वो खुशहाल हैं, और जिनके हिस्से में विष गया था वो तब भी हैरान, हलकान और परेशान थे। वो आज भी गुर्बत, बेबसी और लाचारी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर और लाचार हैं। विष पीने वाले लोगों की वो हालत है। समुद्र मंथन उनको पसंद आया। इस समय वो लोकतंत्र का मंथन कर रहे हैं। इस समय वो संविधान का मंथन कर रहे हैं कि वो जो संविधान जो 14% अनुसूचित जात के लोगों को नौकरी देता है, वो संविधान 2% जो फ्रीडम फाइटर के लिए नौकरी देता है, जो सेना में शहीद हो जाते हैं, जो 2% उनके बच्चों के लिए जो आरक्षण देता है, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो 27% पिछड़ों को नौकरी देता है, ऐसे संविधान की जरूरत नहीं है। उनका लोकतंत्र का मंथन चल रहा है, उनका संविधान का मंथन चल रहा है कि ऐसे संविधान को मिटा देने की जरूरत है, हटा देने की जरूरत है, जला देने की जरूरत है। और इसी के लिए उन्होंने नया संसद भवन बनाया है, नया पार्लियामेंट बनाया है, जो चलते ही छूने लगा। बरसात के दिनों में उसमें पानी भर गया, 10,000 करोड़ से ऊपर के पानी बहाए गए। और जो पुरानी संसद है, जो अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई है, दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट ने रिपोर्ट दिया है कि जो पुरानी संसद है अभी 150 साल तक उसको कोई खतरा नहीं है, सही सलामत है। पुरानी संसद को छोड़ करके नई संसद में क्यों जाना चाहते हैं? पुरानी संसद में इस देश के संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मानित किया है, उनका स्टैच्यू लगा है। वहां पर ऐसे किसी भी जो देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किए हैं, ऐसे किसी की भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। वहां पे होनी चाहिए तो झूठ बोलने वाले लोगों में जो महारत हासिल करते हैं, जो जुमलाबाजी में महारत हासिल करते हैं, जो समुद्र में जाकर के अपने आप को विश्व गुरु कहलाने का ख्वाब देखते हैं, ऐसे लोगों की तस्वीर नए संसद भवन